2 सवा 2 साल का समय मुझे मिलेगा, तो उतना समय मेरा उस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहेगा। जी, बिल्कुल चर्चाओं में रहा है और ये जो चुनाव था ये एक केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव नहीं था। इस पे पूरे भारत की नज़र लगी हुई थी और भारत ही नहीं पूरे विश्व की नज़र लगी हुई थी। केदारनाथ से जो सनातन का संदेश हम देना चाह रहे थे, वो पूरे विश्व में यहाँ की जनता ने दिया है, वहाँ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया है और सनातन का झंडा बुलंद हुआ है। तो कैबिनेट के रूप में क्या तोहफा मिल पाएगा रुद्रप्रयाग को? आपको लगता है कि बद्री केदार क्षेत्र को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल आज पहली बार शपथ ग्रहण करने के पश्चात रुद्रप्रयाग पहुंची हैं। तो 2 बार केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के पश्चात इस बार फिर से तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व आशा नौटियाल जी करने जा रही हैं। आशा जी, 2 बार का प्रतिनिधित्व अगर देखा जाए तो 5-5 वर्ष का था, मगर इस बार 2 वर्षों का तकरीबन कार्यकाल है। आज रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं पहली बार शपथ ग्रहण करने के पश्चात। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश के नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिले के पदाधिकारियों का
और देवतुल्य मतदाताओं का केदारनाथ विधानसभा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने तीसरी बार मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में केदारनाथ विधानसभा की सेवा के लिए चुना है। तो निश्चित तौर पर मेरा समय जितना भी है, मुझे 2 सवा 2 साल का समय मुझे मिलेगा, तो उतना समय मेरा उस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहेगा। और जिस तरह से बीच में जब विधानसभा रिक्त थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार वहाँ की जनता की सेवा के लिए बार-बार आना, वहाँ के लोगों की समस्या सुनना और वहाँ की जिन योजनाओं को लोगों ने उनसे निवेदन किया, उन योजनाओं पर घोषणा करके उनके शासनादेश निकाले जाना, निश्चित तौर पर उन सभी योजनाओं पर को धरातल पर लाना मेरा प्राथमिकता रहेगी। और विकास कार्य, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और यात्रा जो वहाँ का मुख्य कार्य है, उन कार्यों पर मेरा फोकस रहेगा। विधायक जी, रोड मैप किस तरीके का रहने वाला है? हालांकि आपके द्वारा कह दिया गया है कि यात्रा, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों पे फोकस रहेगा। अगर मैं देखूं तो 2024 के अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, 2025 शुरू होने वाला है। एक नई जिम्मेदारी मैं कहूँगा, क्योंकि केदारनाथ यात्रा को लेकर के 2024 काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जी, बिल्कुल चर्चाओं में रहा है। और ये जो चुनाव था, ये एक केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव नहीं था। इस पे पूरे भारत की नज़र लगी हुई थी और भारत ही नहीं, पूरे विश्व की नज़र लगी हुई थी। मैं केदारनाथ की एक-एक मतदाता को और वहाँ की जनता को, सभी जितने भी इस चुनाव में लगे हुए थे, जो अन्य जगह से भी यहाँ आए हुए थे, उन सभी का आभार व्यक्त करूँगी कि केदारनाथ से जो सनातन का संदेश हम देना चाह रहे थे, वो पूरे विश्व में यहाँ की जनता ने दिया है, वहाँ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया है और सनातन का झंडा बुलंद हुआ है। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आज के समय में ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर विकास कार्यों पर हमारा पहले भी फोकस रहा है, पहले भी मेरी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास की रही है। मेरा अपना 24x7 जिसे कहते हैं, वो मेरा क्षेत्र के लिए समर्पित रहा है। और जब मैं कुछ भी नहीं थी, तो भी मेरा जनता के प्रति लगातार लगाव रहा है, उनके बीच में मैं रही हूँ। तो निश्चित तौर पर उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है, चाहे 2 साल, सवा 2 साल का है। तो मेरा समय पूरा केदारनाथ की जनता के लिए रहेगा, वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए रहेगा। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि वहाँ पर कुछ बड़ा हम कर पाएँ, कुछ बड़ी योजना वहाँ पे ला पाएँ, ऐसा भी मेरा प्रयास रहेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। तो मैं इस तरह का भी प्रयास करूँगी कि हमारे यहाँ पर कुछ बड़ा भी हो। सनातन का झंडा बुलंद करने की बात आपने कही है और विधायक बनने के पश्चात तमाम प्रदेश ने देखा है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, हर जगह आप दिखे हैं। क्या ये सनातन का झंडा उत्तराखंड की कैबिनेट में दिखने जा रहा है? देखिए, हमारी ये देवभूमि है, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे चारों धाम यहाँ पर हैं, हमारे कई देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है और ये देवभूमि है, तो निश्चित तौर पर इस पे चर्चा भी होगी। क्योंकि 2 उपचुनाव भाजपा प्रदेश में हार चुकी है और तीसरा उपचुनाव आपके द्वारा जीता गया है। क्या कहेंगे, एक मंत्री कैबिनेट के रूप में क्या तोहफा मिल पाएगा रुद्रप्रयाग को? ये मेरे द्वारा नहीं, ये केवल मैं माध्यम थी। और चुनाव सारे कार्यकर्ता, एक-एक मतदाता, एक-एक कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, ये चुनाव उन सबका था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे माध्यम बनाया गया था। निश्चित तौर पर ये हर एक कार्यकर्ता का चुनाव था और हर एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव को जीतने के लिए दिन रात मेहनत की है। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं की जीत है
और वहाँ के एक एक वहाँ की जनता की जीत है, विकास की जीत है। जो माननीय मोदी जी लगातार केदारनाथ के विकास के लिए काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी लगातार केदारनाथ के विकास के लिए और हर समय वहाँ के बारे में चर्चा करते हैं, चिंतित रहते हैं। यात्रा सुव्यवस्थित हो, यात्रा भव्य और दिव्य हो, उसके लिए वो चिंतित रहते हैं, उस पे काम करते हैं। तो ये सब उसकी जीत है। लोगों ने मोदी जी धामी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ एक महत्वपूर्ण स्थान है सनातन की, आप जहां तक बात कर रहे हैं प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। अभी तक यहाँ पे कैबिनेट में कोई भी जगह नहीं दी गई है। आपको लगता है कि बद्री केदार क्षेत्र को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और कार्य करने वाले कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसमें वो कार्य को करता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के नाते जिस भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको वो आगे बढ़ाने का नहीं, काम आपको करता है। लगता है कि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।